हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर साइट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, बचत का विरोधाभास। दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय फ्यूचर साइट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, इसकी बैकग्राउंड में क्या था? देखिए, जब 1930 के टाइम पे ग्रेट रिसेशन आया था तो उस टाइम पे क्या हुआ, अमेरिका में लोगों ने बहुत ज़्यादा स्तर तक सेविंग करना स्टार्ट कर दिया था और उस टाइम पे 2.9% से 5% तक सेविंग का लेवल पहुंच गया था। तो इससे क्या हुआ कि जो देश की, अमेरिका की और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका आंसर दिया था जेएम केन्स ने पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के माध्यम से। तो जेएम केन्स popularized it and stated that individuals tried to save more during an economic recession, which eventually leads to fall in demands and hence economic growth. इसको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे अगर किसी देश में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करते हैं तो उसका किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है देश की नेशनल इनकम पर और ग्रोथ पर। ठीक है, देखिए कि एक पहले हमें ये बात समझनी होगी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति का खर्चा, एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर दूसरे लोगों की, दूसरे व्यक्ति की आय होती है। ठीक है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल अगर सामान खरीदेगा, अपने पैसे को खर्च करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, तभी जो सेलर है उसके पास इनकम होगी, उसके पास रुपया आएगा उसके गुड्स को सेल करके। तो इसी तरीके से एक व्यक्ति की और फिर वो लेबर को इसके लिए सैलरी देगा तो लेबर के पास रुपया जाएगा। इस प्रकार से एक सर्कुलेशन ऑफ मनी होगा। तो अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे तो रुपया सर्कुलेशन में नहीं आएगा और देश की इकोनॉमी पर इसका बैड इम्पैक्ट होगा। देखिए, मोर इंडिविजुअल सेविंग, हर व्यक्ति ये सोचेगा कि हम बचत को ज़्यादा से ज़्यादा करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, वो कंजप्शन कम करेंगे। अगर वो कंजम्पशन कम करेंगे तो लेस एग्रीगेट डिमांड होगी। एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरे देश में जो लोगों की डिमांड है उसको एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे, वो कम होगी। लेस प्रोडक्शन, देखो अगर डिमांड कम है तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली कम ही होगा। क्यों कम होगा, अगर लोग खरीदेंगे ही नहीं सामान को, उसकी डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन कम ही होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो लेस डिमांड ऑफ लेबर, तो श्रम की, लेबर की डिमांड कम होगी तो उनके पास, इससे क्या होगा, राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बढ़ेगी। और दूसरा, डिक्लाइन इन सर्कुलेशन ऑफ मनी, मनी जो सर्कुलेशन में चलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ, एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है। अगर व्यक्ति सेव करना स्टार्ट करने लगेंगे तो वो रुपया सर्कुलेशन में नहीं आएगा, दूसरे व्यक्ति के पास वो पैसा जाएगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा, डिक्लाइन इन सर्कुलेशन ऑफ मनी, जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन नेशनल इनकम एंड ग्रोथ। तो उल्टा, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, तो कैसे एग्रीगेट लेवल पर वो किसी देश की इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हो सकता है, उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट उसका हो सकता है। तो इसका है कि मोर सेविंग मीन्स लेस नेशनल इनकम, कि इंडिविजुअल लेवल पर अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे तो नेशनल इनकम क्या होगी, उस देश की कम होगी। और अल्टीमेटली अगर नेशनल इनकम कम हुई तो इस व्यक्ति की जो सेव कर रहा था ज़्यादा से ज़्यादा, इसके पास भी आय इनकम कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और उल्टा ये भी कम सेविंग करना स्टार्ट करेगा। तो ठीक है, यही रीज़न है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेव करेंगे, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कंजम्पशन नहीं करेंगे तो नेशनल इनकम कम होगी। तो जेएम केन्स ने ये पॉपुलराइज किया था इस कॉन्सेप्ट को। सो जेएम केन्स पॉपुलराइज्ड इट एंड स्टेटेड दैट इंडिविजुअल्स ट्राई टू सेव मोर ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक रिसेशन। मंदी के टाइम पे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की कोशिश करते हैं और उसका उल्टा इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी की ग्रोथ पर। द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट और पैराडॉक्स ऑफ सेविंग, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को ही पैराडॉक्स ऑफ सेविंग बोलते हैं, इज़ एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट पोस्ट्स दैट पर्सनल सेविंग्स आर ए नेट ड्रैग ऑन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ रिसेशन। कि रिसेशन के दौरान अगर लोग इंडिविजुअल लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे तो उसका उल्टा इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पर।
इट इज़ बेस्ड ऑन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हमने डायग्राम के थ्रू देख लिया कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है, और अगर इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन में आएगा ही नहीं तो कैसे प्रोडक्शन होगा और कैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी। इन विच करंट स्पेंडिंग, मतलब आज की स्पेंडिंग, आज का लोगों का एक्सपेंडिचर ड्राइव्स फ्यूचर स्पेंडिंग, फ्यूचर स्पेंडिंग को ड्राइव करेगा। मतलब अगर आज वो स्पेंड करेंगे तो दूसरे लोगों की इनकम बढ़ेगी, दूसरे लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उल्टा देश की अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी, प्रोडक्शन होगा, तो जो ये पहले वाला इंडिविजुअल था इसकी भी इनकम बढ़ेगी, इसकी इनकम बढ़ेगी, तो क्या होगा, फ्यूचर स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, सो वन इंडिविजुअल्स एक्सपेंडिचर्स इज इक्वल टू अनदर इंडिविजुअल्स इनकम। ठीक है, कि एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर ही दूसरे व्यक्ति की आय होती है। अब पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को एक टेबल की हेल्प से समझते हैं, और सबसे पहले हम ये इस पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में केन्स ने अज्यूम किया था कि इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है, मतलब रिमेनिंग कांस्टेंट, इन्वेस्टमेंट का कांस्टेंट रहना या फिर ऑटोनोमस रहना क्या प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये है कि किसी देश में नेशनल इनकम बढ़े या घटे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट उससे स्वतंत्र रहेगी। ठीक है, तो इसलिए इस टेबल में हमने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेवल लिया है वो एक समान है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इनकम जिसको वाई से डिनोट किया है, और जीडीपी भी हम इसको जीडीपी भी कह सकते हैं, ये इस तरीके से बढ़ रहा है 100, 200, 300, 400, 500। इनिशियल कंजम्पशन मतलब लोगों का पहला कंजप्शन ये था, किसी एक इंडिविजुअल को या फिर एग्रीगेट लेवल पे हम देश में ये मान के चलेंगे कि पूरा कंजप्शन लेवल ये था 40, 100, 160, 220, 280, 340। और सेविंग क्या होती है, जब इनकम में से लोग खर्चे को घटा देते हैं, कंजम्पशन को घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। तो सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो -40 इसको इनकम में से कंजम्पशन को घटा देंगे तो ये ऐसे हमारी इनिशियल सेविंग है। ठीक है, देन है इन्वेस्टमेंट लेवल, ये ऑटोनोमस था तो इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा। न्यू सेविंग्स, तो ये तो था, हम मान के चलेंगे कि ये इतनी थी नॉर्मल कंडीशन, यहाँ तक अभी तक रिसेशन नहीं आया था। और अगर मान लिया रिसेशन आ गया इकोनॉमी में, तो लोगों ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करना स्टार्ट कर दिया। और अब नई सेविंग क्या आ गई, नई सेविंग बढ़ गई +40, मतलब हर एक लेवल पे 40-40 बढ़ गई सेविंग्स। ठीक है, तो पहले सेविंग कितनी थी, -40, लेकिन अब कितनी हो गई, +40। तो -40 से +40 करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे सेविंग थी 0, अब +40 हो गई, पहले थी 40, 80। तो देखो अब इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, इक्विलिब्रियम लेवल वो होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बराबर होती है सेविंग के। ठीक है, पहले वाले केस में जब तक रिसेशन नहीं आया था, मान के चलेंगे इनिशियल इक्विलिब्रियम लेवल वहाँ है जहाँ पे इनिशियल सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। मतलब यहाँ पे जब जीडीपी कितना है 300 और कंजप्शन है 220, ठीक है, और सेविंग यहाँ पे है 80 रुपये। और दूसरा जब रिसेशन आ गया और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना स्टार्ट कर दिया और नई सेविंग बढ़ गई 40 रुपये से हर एक लेवल पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम बन रहा है जहाँ पे इनकम बराबर है सेविंग की। ठीक है, तो न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ये है। अब जो हमने इस टेबल में पढ़ा देखा उसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं जिससे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए ओ एक्सिस पर हमने लिया है जीडीपी को या फिर नेशनल इनकम को, ओ एक्स एक्सिस पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को लिया गया है। ये आई इन्वेस्टमेंट कर्व है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है ओ एक्स एक्सिस के। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने टेबल में देखा कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है। ठीक है, किसके, नेशनल इनकम के,
इस नेशनल इनकम के, मतलब नेशनल इनकम अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसका इन्वेस्टमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा एज्यूम किया गया है। ठीक है, तो अब इन्वेस्टमेंट, इसीलिए ये 80-80 हमेशा, चाहे कोई भी सेविंग का और कंजम्पशन का लेवल हो, टेबल में हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट 80 ही थी, तो इसलिए ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है, तो SS ये है इनिशियल सेविंग कर्व। इनिशियल सेविंग में हमने क्या देखा था कि -40 से स्टार्ट हुई थी सेविंग। ठीक है, तो इसीलिए ये नेगेटिव में गया है ये कर्व, और इस तरीके से जहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट कर्व को टच करेगा, इन्वेस्टमेंट वाली लाइन को टच करेगा, उससे अगर हम एक लाइन खींचेंगे नीचे की तरफ नेशनल इनकम की तरफ, तो ये आ जाएगी नेशनल इनकम 300। मतलब GDP जब 300 रुपये था, रिसेशन आने से पहले इक्विलिब्रियम हुआ था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब सेविंग बढ़ गई, रिसेशन आने के बाद जब सेविंग लोगों ने बढ़ा दी, और जो कि 40 रुपये से बढ़ गई थी, +40, तो हम अगर -40 में +40 किया था तो 0 आया था, इसलिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रखा है। इसलिए ये कर्व जो है S1 कर्व 0 से स्टार्ट है, और इस तरीके से ये इसके पैरेलल हम खींचेंगे लाइन तो ये ऐसे जाएगा। तो ये जो एरिया है इतना, ये है चेंज इन सेविंग। ठीक है, वो कितना था +40, और जहाँ पे ये नया S1 कर्व जो है वो II को काटेगा, इन्वेस्टमेंट कर्व को काटेगा, वो हमारा नया इक्विलिब्रियम होगा। और ये है ये तब है जब GDP 200 रुपये था, 200 था, जब GDP 200 था। तो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम से ये चीज़ क्लियर है कि अगर सेविंग्स बढ़ती हैं लोगों की, तो GDP का जो लेवल है, पहले इक्विलिब्रियम था 300 जब GDP था तब, और अब घट के क्या हो गया 200 पे आ गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की सेविंग अगर बढ़ती है इंडिविजुअल लेवल पे पूरी इकोनॉमी में, तो उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है नेशनल इनकम पे, वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट से क्लियर है कि अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हैं किसी इकोनॉमी में, तो उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है किसी देश की नेशनल इनकम पर। Conclusion: The paradox states that an increase in autonomous saving leads to decrease in aggregate demand। मतलब अगर इंडिविजुअल लेवल पे सभी लोग सेविंग को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा एग्रीगेट डिमांड में, पूरे देश में लोगों की डिमांड में वो डिक्रीज़ होगा। तो इससे प्रोडक्शन भी कम होगा, और फिर लेबर की डिमांड भी कम होगी। लेबर की डिमांड कम होगी तो हमने देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो कम होगा। तो इससे क्या होगा कि नेगेटिव हमारी नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नेशनल इनकम कम हो जाएगी। एंड दस अ डिक्रीज इन ग्रोस आउटपुट विच विल इन टर्न लोअर टोटल सेविंग। तो दोबारा से क्या होगी, अगर नेशनल इनकम कम होगी, तो पहले वाला इंडिविजुअल्स ने जिन्होंने स्टार्ट किया था सेविंग करना, तो अब उनकी भी नेशनल इनकम कम होगी साथ में। ऐसा तो नहीं है कि वो बच जाएंगे, उनकी भी नेशनल इनकम कम होगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स इंडिविजुअल लेवल पे एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज़ कर देती हैं, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है पूरे देश की इकोनॉमी पे। इसलिए पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, इसलिए ज़्यादा सेविंग्स किसी देश की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को पढ़ा, जो कि जेएम केन्स ने दिया था इकोनॉमिक रिसेशन के बाद, जब अमेरिका में लोगों ने बहुत ज़्यादा स्तर तक सेविंग्स को करना स्टार्ट कर दिया था, और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था देश की इकोनॉमी पे। सो आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप इसी तरीके की और इकोनॉमिक्स की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।